Yes. So today we are going to talk about the Renaissance. पहले वैसे हम कर चुके थे रेनेसा को, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं आए थे, तो एक बार रेनेसा को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग शायद भूल भी गए होंगे कि अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं, तो एक बार फिर से शुरू इसको कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेनेसा है उसका मीनिंग क्या होता है, रेनेसा का मीनिंग क्या होता है। तो रेनेसा जो है वर्ड जो रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, पुनर्जागरण से यहाँ पर मतलब है रीबर्थ। इट सिग्निफाइज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ये रीबर्थ है लेकिन किसका है, क्लासिकल लर्निंग का। क्लासिकल लर्निंग का मतलब ये होता है कि ग्रीक और रोम में जो क्लासिकल पोइट्स हुए थे, होमर, वर्जिल जैसे, उन्होंने जो लिखा वैसा लिटरेचर फिर से इन्होंने जगाया, इसीलिए इसको कहा जाता है रेनेसा या फिर रीबर्थ। फ्रॉम एंशंट ग्रीक एंड रोम एंड मार्क्स शिफ्ट फ्रॉम अ मिडाइवल टू मॉडर्न वर्ल्ड व्यू। जो ये ग्रीक और रोम के जो पोइट्स थे, उन्होंने जैसा लिटरेचर लिखा था वैसा फिर से उसका पुनर्जागरण हुआ था इस समय में, क्योंकि डार्क एज के बाद काफ़ी समय से कुछ लिखा नहीं गया था। उसके बाद रेनेसा आता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। फर्स्ट दिन हमने वो वाली हिस्ट्री तो देखी थी जो ओवरऑल हिस्ट्री थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको खाली पॉइंट्स लिखने हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखने हैं और अपने हिसाब से आप लोग इसको लिखते रहना। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। और दूसरी बात, इसमें है बहुत सारा, मैं जो बताता रहता हूँ आप ज़रूर इसको याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो रेनेसा है, रेनेसा जो है वो क्या है, एज ऑफ डिस्कवरी है, मतलब खोज की। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज। खोजबीन हुई थी इसमें काफ़ी, इस एज में। तो इसमें काफ़ी सारे जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हुए थे, अमेरिका वगैरह की भी खोज इसी टाइम में हुई थी। अमेरिका 1498 में हुआ था ना, 1498 आई थिंक। तो इसमें इसकी खोज हुई थी, कई सारे जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस इस टाइम में हुए थे, तो इसलिए एज ऑफ डिस्कवरी है। उसके बाद रिलीजियस चेंज है, ये खाली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा नहीं बनते इससे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। रिलीजियस चेंज क्या हुआ, द पीरियड सॉ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द सबसिक्वेंट राइज ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब क्या होता था कि अभी तक जो इंग्लैंड में जो मेन जो राज चलता था या जिसकी पावर चलती थी, चर्च ऑफ रोम की चलती थी, ठीक है। और उसके बाद वो एक प्रकार का रिलीजन था, चर्च की शक्ति थी, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट्स जो उसका विरोध किया, उन्होंने कुछ रिलीजियस रूल्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, तो उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा गया, ठीक है। और उन लोगों ने जो एक नया रिलीजन जो जिसको हम कह सकते हैं, तो वो रिलीजियस चेंजेस कुछ हुए थे, तो इसमें प्रोटेस्टेंट्स का रिफॉर्मेशन हुआ था। प्रोटेस्टेंट्स एक नया रिलीजन की तरह उभर कर आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हुई थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या कि सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें याद रखने की है वो प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो है इस टाइम में आई थी। और प्रिंटिंग प्रेस का मतलब पहले, इससे पहले क्या होता है कि जो चीज़ें थी, वर्क्स जो थे, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि सभी लोगों के पास पहुंच ही नहीं थी उसकी। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद जो भी राइटर्स लिखते थे उसको लोगों के पास पहुंचने में आसानी होती थी। तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन जो हुआ था वो था प्रिंटिंग प्रेस का इसमें, ठीक है। और इससे नॉलेज जो है वो स्प्रेड होता है, इंक्रीज्ड लिटरेसी बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास पहुंच रही हैं चीज़ें। दूसरी बात, इसमें
नेशनलिज्म की भावना जगी थी। किसके लोगों में? इंग्लैंड के लोगों में। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना जगी थी क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि उस क्वीन ने बहुत लव पाया था पब्लिक का। ठीक है, पब्लिक जो थी वो क्वीन एलिजाबेथ के साथ पूरी तरह थी और उन्होंने बहुत पब्लिक ने एम्ब्रेस किया था क्वीन एलिजाबेथ को। ठीक है, बहुत अपनाया था। तो इस वजह से इंग्लैंड के लोग जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ आ गई? एक तो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना आ गई, प्राइड आ गया, देश के प्रति गर्व महसूस किया उन्होंने। ठीक है, खासकर एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में। ठीक है, दूसरी बात, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इस एज की पूरी इस एज की फिलॉसफी क्या है? तो अभी तक हमने पहले जो देखा था, पहले की जो एजेस हमने देखी थी, खासकर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमने देखा था कि पोइट्री वगैरह जो लिखी जाती रिलीजन के ऊपर लिखी जा रही थी, गॉड्स के ऊपर लिखी जा रही थी, हीरोज़ के ऊपर लिखी जा रही थी। लेकिन अब क्या कंसेप्ट आता है? ह्यूमैनिज्म का। क्या कंसेप्ट आता है? ह्यूमैनिज्म, मानववाद का। कि अब क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है कि फोकस फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन काइंड। लोग क्या फोकस पूरा पहले किसके ऊपर था? गॉड के ऊपर। अब किस पे आ गया है? ह्यूमंस पे आ रहा है। धीरे धीरे अब इनका फोकस ह्यूमंस के ऊपर आ रहा है और सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है, माना जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। किसको? ह्यूमन पोटेंशियल को, मानव की जो शक्ति है उसको माना जा रहा है कि मानव भी कुछ चीज़ है। अचीवमेंट्स को देखा जा रहा है, उनकी उपलब्धियों को। एंड लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट। अभी तक कौन सी लाइफ की बात कर रहे थे? हेवन की, हेल की, गॉड्स की, डेटीज़ की, सेंट्स की, जो किसी ने कभी देखे नहीं थे। अब किसकी बात कर रहे थे? मानवों की बात कर, मनुष्य की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आती है? इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद, अलग अलग, हर व्यक्ति अलग है, उसके बारे में बात की जाती है। तो ये एरा जो है वो एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर देता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल ग्लोरी के ऊपर। व्यक्तिगत उसकी जो अचीवमेंट है या उसका फेम है या फिर द आइडियल ऑफ द मल्टी टैलेंटेड रेनेसा मैन। रेनेसा मैन का इसको दर्जा दिया जाता है कि जो व्यक्ति अपने आप में खुद की ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई जाती हैं। हाँ, नेक्स्ट जो इसका एक चीज़ है रेनेसा में, वो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मतलब क्या होता है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि जानने की इच्छा। इंक्वायरी करते थे लोग, ऐसा मान लीजिए कि क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, जिज्ञासा थी। कुछ भी चीज़ है तो ये क्या है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ों के परवेजिव क्यूरियोसिटी ऑफ फ्यूल्ड मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज। इस समय में कई सारी खोज हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की हुई, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हुए, कई नए देश खोजे गए थे। और ये टाइम ऐसा था जिसमें सभी जगहों पे जो टाइम था, सभी देशों में हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस समय में हुई थी। जो 1400-1500 का जो टाइम था, उस समय में सारे देशों की आप हिस्ट्री पढ़ना, बहुत अच्छा समय उस समय में रहा था। ठीक है, दूसरी बात, रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म। अब ये क्लासिसिज्म जो होता है वो क्या है कि डीप एंड रीन्यूड इंटरेस्ट ऑफ इन द आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसॉफी ऑफ एंशंट ग्रीक एंड रोम शेप्ड द क्रिएटिव वर्क्स ऑफ द। इसमें क्या होता है, देखो, सबसे पहले जो लिटरेचर के जो पुराने खिलाड़ी माने जा सकते हैं, जिसमें होमर है, वर्जिल है, ऐसे ये जो हमारे अरिस्टोटल है, प्लेटो है, ये सब क्या है? रोम और ग्रीक के पोइट्स हैं। प्लेटो के शिष्य जो थे वो अरिस्टोटल थे। ठीक है, और अरिस्टोटल के शिष्य कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट।
सिकंदर, वो अरिस्टोटल के शिष्य थे, ठीक है। तो उनके जो वर्क्स है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनको अपनाना, फिर से उसको देखना, उसको रिव्यू करना, ये काम हुआ था इस एलिजाबेथन एज में, ठीक है, इस रेनेसा की एज में हुआ था। अब मैं कई बार कह रहा हूँ एलिजाबेथन एज, कई बार रेनेसा है, तो वो सब कई बार शेक्सपियरियन भी कहूँगा मैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे होता है तय, जब मैं एलिजाबेथन एज कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ कि मैं उस हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूँ, वो उसका शासक कौन था उसके हिसाब से कह रहा हूँ। जब मैं रेनेसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस एज की जो एक मेन जो थीम थी, मेन चीज़ जो थी, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। अगर मैं शेक्सपियरन एज कह रहा हूँ कई बार, तो इसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि मैं उस एज के सबसे मेजर राइटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आप लिटरेचर में देखेंगे कि कभी भी कोई चीज़ 100% फिक्स्ड नहीं होती कि ये आज रात को खुली और कल रात को बंद होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा ओवरलैपिंग एजेस की आपस में होती रहती है। हाँ, अब जो हम देखते हैं सब पीरियड्स, आप इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। वो जो अभी चीज़ पढ़ी वो एक ओवरऑल नॉलेज के लिए है, ये वाली जो है वो पूछी जाती है परीक्षा में, तो आप इसको याद रखना कि सब पीरियड्स का मतलब इसके टुकड़े हैं। रेनेसा जो है एक बड़ा भाग है, रेनेसा है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, क्लासिकल एज है, वो सारे बड़े भाग हैं। और इस रेनेसा एज का ये एक छोटे छोटे भाग हैं। रेनेसा को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहली जो एज इसको हम कहते हैं वो है एलिजाबेथन एज। कौन सी है? एलिजाबेथन एज, 1558 टू 1603। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, क्योंकि ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एलिजाबेथन एज कब आएगी? 1558 से 1603। ये क्या होता है इसमें? द रेन मतलब शासन, द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इसमें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। दूसरी बात, इट इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पूरा इंग्लिश लिटरेचर अभी तक का हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी गोल्डन एज कौन सी कहलाएगी? एलिजाबेथन एज, ठीक है। दूसरी बात, खासकर एलिजाबेथन एज जो है उसमें क्या चीज़ फेमस थी? ड्रामा एंड पोइट्री। देखना आप आगे जाकर देखेंगे, जैसे जैसे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो हर एज का एक पर्टिकुलर जॉनर है। जैसे विक्टोरियन एज था तो उसमें सबसे ज़्यादा नॉवेल्स चले थे, ठीक है। एलिजाबेथन एज सबसे ज़्यादा ड्रामा और पोइट्री, ठीक है। तो ऐसे हर एज का भी एक अलग अलग जॉनर है जिसमें सबसे ज़्यादा राइटिंग्स उसमें हुई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई, जैसा ऐसा नहीं कि एलिजाबेथन एज में दूसरी कोई चीज़ लिखी नहीं गई ड्रामा के अलावा, लेकिन बहुत कम। हाँ, लेकिन नॉवेल्स वगैरह तो नहीं लिखे गए थे, क्योंकि नॉवेल्स आए नहीं थे तब तक। नॉवेल्स तो लेट आते हैं, सबसे पहले ड्रामाज ही चलते थे, ठीक है। दूसरी बात, हम दूसरी जो इसकी सब एज है, सब पीरियड है, वो है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जेम्स फर्स्ट जो था किंग था, और किंग जेम्स के नाम से पड़ा इसका नाम जैकोबियन, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है 1603 से 1625। किसके नाम से पड़ा है? जेम्स फर्स्ट के नाम से, ठीक है। और वाइल द लिटरेरी बूम कंटिन्यूड, ये जो लिगेसी इनकी चली आ रही थी, इन्होंने जो राइटिंग्स अच्छी अच्छी लिखी थी एलिजाबेथन वालों ने, उसी को इसने कंटिन्यू किया। जैकोबियन एज में भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू हुई। और इसमें टोन जो था वो कैसा हो गया था? सिनिकल हो गया था। सिनिकल मतलब थोड़ा, जिसको हम कह सकते हैं निंदा करने वाला। पहले खाली एक ब्यूटी की तारीफ की जा रही थी, ऐसा नहीं था। यहाँ पे उन्होंने निंदा भी, आलोचना भी करनी शुरू कर दी थी, क्रिटिसिज्म भी करना शुरू कर दिया था। तो सिनिकल टोन हो गया था, सटायरिकल हो गया था, डार्क हो गया था, ठीक है, खासकर ड्रामा में। तो जैकोबियन एज में ये चेंजेस आए थे एलिजाबेथन से, ठीक है। और तीसरी जो इसका जो सब पीरियड है वो है कैरोलाइन एज। कौन सा है?
कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज का मतलब ये जो बनी थी वो किंग चार्ल्स फर्स्ट के नाम से इसका नाम क्या रखा गया है, कैरोलाइन एज। आप 100% इनको याद रख लेना कि कौन सी एज कहाँ से कब तक है, क्योंकि ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ये है 1625 टू 1649, ठीक है। 1625 से 1649 तक की जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, कैरोलाइन एज कहते हैं, ठीक है। और इसमें फिर सिविल वॉर हुआ था, मतलब उनका गृह युद्ध हो गया था बीच में, एंड वॉज डोमिनेटेड बाय कैवेलियर पोइट्स एंड द लेट मेटाफिजिक्स। ये जो एज है वो कैवेलियर पोइट्स हैं, वो आगे आएगा कौन कौन है, और कुछ मेटाफिजिकल्स हैं, उनके द्वारा इस एज को लीड किया गया था। जैसे मेटाफिजिकल्स में हम देखते हैं कि जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है और एंड्रू मावेल है। तो ऐसे कुछ पोइट्स हैं जिन्होंने इस एज को लीड किया था, काफ़ी उसमें प्रोमिनेंट उनके वर्क्स थे, ठीक है। नेक्स्ट जो एज है वो है, उसको कहा जाता है, इसका सब पार्ट है एलिजाबेथन का, उसको हम कहते हैं द कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड। ये जो एज थी 1649 से लगाकर 1660 तक की, इसमें कोई किंग नहीं था। ये भगवान भरोसे चल रही थी ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कोई शासक नहीं था, पर्टिकुलर कोई शासक नहीं था इंग्लैंड में। तो इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है, इंटररेग्नम एज इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए किसी सत्ता या किसी राष्ट्र में किसी भी शासक का नहीं होना, उसको हम कहते हैं इंटररेग्नम। तो ये 11 साल इंग्लैंड के अंदर ऐसे थे जहाँ पे उसमें कोई भी शासक या राजा नहीं था। तो इंग्लिश सिविल वॉर के बाद ये 11 साल ऐसे निकले जहाँ पे इंग्लैंड वॉज रूल्ड एज अ रिपब्लिक बाय पार्लियामेंट अंडर प्योरिटन लीडर ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में कुछ दिन ये शासन चला था, बाकी किंग नहीं था वो, ठीक है, वो किंग नहीं था, पार्लियामेंट जो है वो चला रही थी। आपको पता होगा कि इंग्लैंड जो है आज भी राजतंत्र है, ठीक है ना, उसमें आज भी किंग या क्वीन का शासन होता है। तो इसमें क्या था कि ओलिवर क्रॉमवेल जो था वो पार्लियामेंट के थ्रू जो शासन है वो चल रहा था, किंग वहाँ पर उस समय में नहीं था। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1649 से 1660 का जो पीरियड है उसमें कोई किंग नहीं था, ठीक है। और ये लिटरेचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एज इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे सिग्निफिकेंट बात, मेन बात इसकी क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, वो ये है कि क्लोजिंग ऑफ पब्लिक थिएटर्स इन 1642, कि पब्लिक थिएटर्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे। पहले क्या होता था कि जैसे आज हम मूवी देखने जाते हैं ना सिनेमा हॉल में, वैसे लोग ड्रामा देखने जाते थे सिनेमा हॉल में। जो ये जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं उनके ड्रामाज, उनके एम्फी थिएटर्स वगैरह बने हुए थे या थिएटर्स बने हुए थे जिसमें ये ड्रामाज को प्ले किया जाता था। कई ड्रामाज कई दिनों तक चलते थे, ठीक है। तो लोग वहाँ पे फिल्में ये ड्रामाज देखने जाते थे, लेकिन पब्लिक थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। कब? 1642 में। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसने किया था? तो प्योरिटन गवर्नमेंट ने किया था। हाँ, अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं मेजर ऑथर्स और देयर वर्क्स। इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं वो बताता हूँ। क्वेश्चंस ये आते हैं कि एक तो कौन सा ड्रामेटिस्ट कौन सी एज से बिलोंग करता है, कौन सा राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है, कौन सा वर्क कौन से राइटर का है, ये क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से कौन सा राइटर किस एज का नहीं है, उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं।
तो आपको कुल मिला के ये सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सारी चीज़ें याद ही रखनी है और पढ़नी है इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ऑथर्स। ये सारे एलिजाबेथन एज के हम देख रहे हैं और सबसे इसके मेजर ऑथर्स हैं वो हैं पायोनियर्स ऑफ द न्यू लर्निंग। पायोनियर्स का मतलब खोज करने वाले, शुरुआत करने वाले। वो कौन कौन है? तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, सर टॉमस वायट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। ये सोनेट वाले, जो सोनेट को लाए थे इटली से इंग्लैंड, वो वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये डेट्स तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इनके खाली वर्क्स को याद रख लेना, ठीक है। और ये जो दोनों पोइट्स थे, टॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड जो थे, वो कोर्टियर पोइट्स इनको कहा जाता है, दरबारी पोइट्स। कोर्टियर का मतलब दरबारी, ठीक है। और ये इनको पायोनियर्स माना जाता है। पायोनियर्स मतलब शुरुआत करने वाले, खोज करने वाले, ठीक है। और इन्हीं ने इन सोनेट को इटली से इंग्लैंड लाने का काम किया था। सोनेट इटली में था, इटली से इंग्लैंड में लाने का काम इन्होंने किया था। और वाइट ने जो है उसमें कुछ वाइट ने पेट्रार्कन सोनेट को अपनाया था। पेट्रार्कन सोनेट क्या है कि वो ठीक है ऑक्टेव और सस्टेट वाला जो है वो पेट्रार्कन सोनेट है, इसी को इटैलिक सोनेट भी हम कहते हैं, ठीक है। तो वाइट ने तो उस सोनेट को वैसा वैसा अपना लिया था, लेकिन सरे जो था, अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड जो था, उसने क्या किया था, सोनेट के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। तो आपको सभी को पता है शेक्सपियन सोनेट जो 3 क्वार्टेंस और 1 कपलेट वाला जो है वो इसने सरे ने बनाया था, ठीक है। सरे ने इसका बनाया था, इस फॉर्म को इसने चेंज कर दिया था, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2। ये जो फॉर्म था सोनेट का वो किसने बनाया था? सरे ने बनाया था। और ये जो फॉर्म था वो इटली से आया था और पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म है ये, ठीक है। तो सरे जो था उसने इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियन सोनेट बनाया था, ठीक है। और इसके बाद इसी ने ब्लैंक वर्स का फर्स्ट में यूज़ किया था, ठीक है। ब्लैंक वर्स का भी यूज़ जो है वो फर्स्ट टाइम किसने किया था? सरे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इनके वर्क्स, ये वाइट और सरे के जो वर्क्स हैं, तो एक तो याद रखना ये सारी चीज़ें आती हैं परीक्षा में। अब थोड़ी हो सकता है आपने पहली बार सुनी है, हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो हम पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटेल्स मिससेलेनी जो है वो जो वर्क है वो एक पोइट्री की एंथ्रोलॉजी है। एंथ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? संकलन। क्या होता है? संकलन। संकलन का मतलब क्या? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स का कुछ कलेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो ये टोटल्स मिससेलेनी है वो क्या है? देखिए अब इसमें आपको मैं कैसे पढ़ना है वो भी बता दूं। ये मेजर वर्क का नाम है, आपको सिर्फ इसी से मतलब है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। याद आपको यही चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है। और ये क्या था, उसका जॉनर याद रखना है। इसको क्या कहते हैं? जॉनर, ठीक है। तो ये जो है दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये चीज़ क्या है और किसने लिखी, इतनी चीज़ें याद रखनी है। इधर जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल नहीं है, बाद में हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है एंथ्रोलॉजी, फर्स्ट जो प्रिंटेड एंथ्रोलॉजी है इंग्लिश पोइट्री की, जो कौन सी है? टोटल्स मिससेलेनी, ठीक है। और इनके अदर जो मेजर वर्क्स हैं वो याद रखना आप।
ठीक है। और सरे इज नोटेड फॉर इज ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स 2 and 4 ऑफ वर्जिल्स एनाइड। वर्जिल की एनाइड नाम की एक किताब है, ठीक है। वर्जिल एक ग्रीक पोएट था आई थिंक, तो उसकी एक किताब है जिसका नाम है एनाइड, और एनाइड की बुक का 2 और 4 का इसने ट्रांसलेशन किया था सरे ने, ठीक है। तो जिसमें ही फर्स्ट यूज़ किया था ब्लैंक वर्स का, इंग्लिश में फर्स्ट टाइम ये ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, अब एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है, नई चीज़ हमारे सामने आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन मिलता है इससे भी। वो क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स। क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे? यूनिवर्सिटी विट्स जो एक ग्रुप था, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोगों का ग्रुप था, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था, जो दिस ग्रुप वॉज ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटी एजुकेटेड playwrights and pamphleteers writing in London in the late 16th century। कौन लोग थे ये? अच्छे हाईली एजुकेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ऐसे शेक्सपियर की तरह गंवार नहीं, ये गंवार ही समझते थे शेक्सपियर को, ठीक है। ये लोग शेक्सपियर को गंवार समझते थे, जबकि इनको कोई नहीं जानता है, शेक्सपियर को सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग थे वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे, और इनका एक ग्रुप था, उसको कहा जाता था यूनिवर्सिटी विट्स। और ये प्लेराइट्स थे। प्लेराइट्स मतलब नाटककार। एक क्वेश्चन भी आया था आरपीएससी में शायद, या रीट में आया था कि नाटककार जो ड्रामेटिस्ट होता है उसको प्ले राइटर कहते हैं या प्ले राइट कहते हैं, ऐसा कुछ आया था। तो उसको प्ले राइट कहेंगे, वो ध्यान रखना, प्ले राइटर नहीं आएगा कभी भी। प्ले राइटर मतलब नाटककार ऐसा नहीं है, क्या कहेंगे उसको? प्ले राइट। पैम्फलेटियर्स का मतलब क्या होता है? पैम्फलेट लिखने वाला। पैम्फलेट का मतलब क्या होता है कि अखबारों में जो कुछ आर्टिकल्स की तरह चीज़ें लिखी जाती थी, या फिर कुछ लेख लिखे जाते थे जो सबको लोगों में बांटे जाते थे, तो पैम्फलेटियर्स थे। और ये कब हुए थे? शेक्सपियर के पहले। शेक्सपियर के पहले ये लोग थे। कौन कौन है वो बताता हूँ। दे आर क्रेडिटेड विथ ट्रांसफॉर्मिंग इंग्लिश ड्रामा बाय ब्लेंडिंग क्लासिकल लर्निंग विथ नेटिव इंग्लिश ट्रेडिशंस। कि जो क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल शब्द जब भी आए इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये कि रोम और ग्रीक के पोइट्स ने जो लिखा था, जो अरिस्टोटल ने लिखा था, जो प्लेटो ने लिखा था, जो होमर ने लिखा था, जो वर्जिल ने लिखा था, वो जो है वो सारे क्लासिकल पोइट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपको याद ये रखना है, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं, कौन कौन थे वो ज़रूर याद रखना है। कौन कौन थे? पहला तो क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीन। मार्लो, किड, लिली और रॉबर्ट ग्रीन। तो एक तो कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। एक बच्चा हो गया किड, थॉमस किड, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन लिली। लिली एक फ्लावर हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, कैसे भी दिमाग लगा के। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। इनमें से यूनिवर्सिटी विट कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है। अब इनके कुछ वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। हो सकता है भले आपने पहली बार सुने हो, लेकिन है इम्पोर्टेंट, आते हैं। और इसमें वैसे भी हमने मेजर वर्क्स ही लिए, सारे नहीं लिए, जो इनके मेजर हैं वही लिए। सारे तो लेंगे तो पूरी साल लग जाएगा, तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। हाँ,
अब जो है नेक्स्ट, हाँ, जॉन लिली की बात करते हैं हम, कि जॉन लिली एक तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट थे, खासकर प्रोज में। ये प्रोज पोइट्री तो पता ही होगा आपको, ठीक है। प्रोज जो निबंध की तरह लिखा जाता है, और पोइट्री जो कविता के फॉर्मेट में लिखी जाती है, जिसमें मीटर होता है, जिसमें राइम स्कीम हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो पोइट्री होती है। प्रोज और पोइट्री में बेसिक फ़र्क क्या है? मीटर का, राइम स्कीम का, ये फ़र्क है बेसिक। प्रोज जो है निबंध की तरह लिखा जाता है, पोइट्री जो है वो कविता की तरह लिखी जाती है, ठीक है। तो ही इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग ए यूनिक एंड हाईली एलोबरेट प्रोज स्टाइल नॉन एज यूफिज्म। Characterized by balanced sentences and excessive rhetorical figures. यूफिमिज्म एक लिटरेरी टर्म भी आपने सुना होगा सबने, कि सॉफ्ट वर्ड्स आर यूज्ड इन स्पाइट ऑफ हार्श वर्ड्स, कि कठोर शब्द बोलने के बजाय हम उसको सॉफ्ट वर्ड्स में बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूफिमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफिमिज्म। अब जैसे हम उसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, कि कोई किसी लेडी को हम कहें कि शी इज़ प्रेग्नेंट, कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, तो वो लेडी को थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करें कि शी इज़ इन द फैमिली वे, शी इज़ इन द फैमिली वे, तो उसी चीज़ को उसने दूसरे शब्दों में कहा है, ठीक है। और अगर लिटरेचर से बाहर निकल कर एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड हैंड कार कहने की बजाय हम कहेंगे कि प्री एंजॉयड कार, प्री एंजॉयड व्हीकल, तो वो एक यूफिमिज्म का अच्छा प्रयोग है। हाँ, तो यूफिमिज्म का बैलेंस्ड सेंटेंसेस का यूज़ इन्होंने सबसे पहले किया था, किसने? जॉन लिली ने। उसके बाद इनके वर्क्स का क्या नाम है? तो यूफस द एनाटॉमी ऑफ विट, ये याद रखना। आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो, ठीक है। हाँ, प्रिंट करा, ठीक है, हाँ। और इसकी एक फेमस लाइन भी है कि द बी दैट हैथ हनी हर माउथ हैड सॉरी हर माउथ हैड अ स्टिंग इन हर टेल, कि मधुमक्खी जिसके मुंह में शहद होता है, उसके टेल में जहर भी होता है। एक इसका वर्क है कैम्पेस्पी, ये जो है कोर्टली कॉमेडी है, ये एलेगरिकल प्ले है, ठीक है। और प्रोज, विटी प्रोज के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको इसमें कुछ ये उधर वाले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद सिर्फ कितना करना है कि जॉन लिली के दो वर्क्स हैं, कौन कौन से? यूफस द एनाटॉमी ऑफ विट और कैम्पेस्पी, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ और मेजर वर्क्स हैं, वो है यूफस एंड हिज इंग्लैंड, हाँ ये ज़रूर याद रखना, बाकी तो ठीक है। एंडीमियन, ये ज़रूर याद रखना, एंडीमियन, ठीक है। उसके बाद मिडास, मदर बॉम्बी, लव्स मेटामॉर्फोसिस, ये भी याद रखना, लव्स मेटामॉर्फोसिस, ये याद रखना, ठीक है। ये जॉन लिली के फेमस वर्क्स हैं। अब कैसे याद करो वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा, लेकिन याद करना है बस इन सबको। एक ही बात है कि ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी एज का है, किसने लिखा है। अब उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आप इसको कैसे याद रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन, ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स में से एक था ये भी। और इसके क्या क्या चीज़ें हैं?
तो ये भी एक काफ़ी फेमस व्यक्ति था जिसने काफ़ी प्लेज पोएम्स को लिखा था और पॉपुलर पैम्फलेट्स को लिखा था। और हाँ, इसकी एक ये जो फेमस है रॉबर्ट ग्रीन, जो जाना जाता है उसको आज याद भी इसीलिए सिर्फ किया जाता है कि उसने क्या लिखा था, एक पैम्फलेट लिखा था, अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। इसमें क्या किया था, उसने एक अटैक किया था किसके ऊपर, राइजिंग प्ले राइट के ऊपर। एक उभरता हुआ ड्रामेटिस्ट था और डायरेक्ट शेक्सपियर का कहीं नाम उसने नहीं लिया है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि ये सारा जो था खेल वो शेक्सपियर के लिए उसने ये सब चीज़ें लिखी थी, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उसने शेक्सपियर को हिट नहीं किया है। उसने क्या कहा देखो, ऑलमोस्ट सर्टेनली शेक्सपियर ऐसा लिखा है इसमें भी, लगभग वही था, शेक्सपियर ही था। क्या लिखा उसने, एन अपस्टार्ट ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। अब क्या कि उधर से ये लोग सारे बूढ़े हो रहे थे, शेक्सपियर उभरता हुआ कलाकार था और बहुत फेमस हो रहा था धीरे धीरे। तो उसने क्या लिखा कि अपस्टार्ट क्रो, उभरता हुआ कौवा है ये एक प्रकार का, जो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, जो हमारे पंखों से सुशोभित हो रहा है। मतलब सारी क्लासिकल लर्निंग्स जो हैं, सारी ग्रीक और रोम से सीख सीख के हम आए, हमसे सीख के ये इतना फेमस हो रहा है कि हमको सब भूल गए, नहीं इसको सब याद कर ले। तो इसलिए इसने शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा था। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन का नाम याद रखना। एक तो ये चीज़ याद रखना क्या शेक्सपियर के बारे में क्रिटिसाइज किया था उसने। दूसरी चीज़ पेंडस टू, जो क्या है एक प्रोज रोमांस है, वो याद रखना। और ये शेक्सपियर की जो विंटर्स टेल है उसका प्लॉट उसने यहाँ से लिया है। ठीक है, विंटर्स टेल नाम का जो शेक्सपियर का प्ले है, तो उसका जो डायरेक्ट प्लॉट का सोर्स है वो यहाँ से उसने लिया है। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें से लिया है। दूसरा इसका वर्क कौन सा है, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, ये याद रखना है। उसके बाद अ ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पे देखो ये एन अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर को बोला था, एन अपस्टार्ट क्रो दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट wrapped in a player's hide supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, कि ब्लैंक वर्स का प्रयोग करके वो अपने आप को क्या समझ रहा है, ठीक है, और हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके उसको क्रिटिसाइज किया था। रॉबर्ट ग्रीन के कुछ वर्क्स हैं, जैसे जेम्स फोर्थ, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये कुछ वर्क्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इतने ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ज़रूर याद रखना इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा टॉमस किड। टॉमस किड मारकाट वाले प्ले लिखता था, बच्चा था, लेकिन बच्चा तो नहीं था, उसका नाम बच्चे जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल मारकाट वाले एकदम, उसकी ट्रेजेडीज इतनी खतरनाक होती थी कि स्टेज पे देखने वाले लोग डर जाते थे, इतनी खून खराबे से भरी हुई रहती थी। ठीक है, तो ये भी उनमें से एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक था। ठीक है, और इसका जो फेमस है ये ज़रूर याद रखना, पूछा जाता है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है, टॉमस किड। और ये एक प्रकार की रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज का मतलब बदला लेने वाली, जैसे अपने पुरानी फिल्मों में मिथुन दा जैसे बदला लेते थे ना, वैसा बदला यहाँ पे बदले वाली कहानियाँ जो है वैसी वो लेता था, ऐसी कहानियाँ लिखता था। ह्यूज पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंस प्ले। ठीक है, चलो ये पढ़ते रहना तुम लोग। हाँ देखो, इसमें इसके स्टेज में क्या होता था, कंप्लीट विथ गोस्ट्स, मैडनेस एंड ब्लडी वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब भी होता है बदला, रिवेंज। ठीक है, इन सब चीज़ों से इसके प्लेस भरे हुए रहते थे। इसके वर्क्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है कॉर्नेलिया। ठीक है, और दूसरी बात एक लॉस्ट प्ले था हेमलेट नाम का, नोन एज द योर हेमलेट, विच सर्व्ड एज सोर्स फॉर शेक्सपियर्स मास्टरपीस। कि
योर हेमलेट नाम का एक प्ले था जो लॉस्ट माना जाता है, और उसका वो इसने लिखा था ऐसा माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो शेक्सपियर ने जो हेमलेट लिखी थी उसका सोर्स भी ये योर हेमलेट था, ठीक है। कई तो इवन ये मानते हैं कि शेक्सपियर था ही नहीं, ठीक है। शेक्सपियर का जो हम आज फोटो देख रहे हैं ना, वो फोटो कई क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि वो फोटो उसका है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास उसका कोई फोटो है ही नहीं, हमारे पास ये कोई सबूत है ही नहीं कि यही शेक्सपियर था, या किसी को पता ही नहीं कि शेक्सपियर कौन था, ठीक है। इतने सारे शेक्सपियर के ऊपर चीज़ें हैं, मतलब आप देख लो इतना महान आदमी था, उसका फोटो भी हमारे पास एग्जैक्ट फोटो नहीं है आज भी। जो हम तस्वीरों में देखते हैं वो हम नहीं मान सकते कि वही है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है क्रिस्टोफर मार्लो। तो आपको ये याद रखना कि ये एलिजाबेथन एज में ये पोइट्स हैं। पहले तो पोइट्स कौन कौन से याद रखना है और फिर उनके वर्क्स याद रखना है। तो क्रिस्टोफर मार्लो, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, वो भी शेक्सपियर जैसा ही, शेक्सपियर का प्रीडिसीसर्स था, शेक्सपियर के पहले ये था, ठीक है। और उसने सबसे अच्छा यूज़ किया था ब्लैंक वर्स का, ठीक है। और बेन जॉनसन ने उसको क्या कहा था, ब्लैंक वर्स को क्या कहा था, माइटी लाइन, मतलब शक्तिशाली पंक्तियाँ, ठीक है। और उसके प्रोटैगनिस्ट कैसे होते थे, ओवर रीचर्स होते थे, और जो हमेशा चैलेंज करते थे, लिमिट्स को चैलेंज करते थे। जैसे डॉक्टर फॉस्टस में क्या कर दिया कि अपनी आत्मा को, उसमें जो डॉक्टर फॉस्टस होता है वो अपनी आत्मा को बेच देता है 24 साल के लिए शैतान को, ठीक है। और उससे किसके बदले में, खाली नॉलेज के बदले में, नेक्रोमेंसी के लिए, वो काला जादू वगैरह के लिए, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते थे। अब इसका प्ले है, एक ये याद रखना, जिसका नाम है चैम्बरलेन। क्या नाम है, चैम्बरलेन। एक शेफर्ड की कहानी है जो सम्राट बन जाता है, एक गडरिया जो सम्राट बन जाता है, उसकी कहानी है। ये एक प्रकार की ट्रेजेडी है, ठीक है। तो एक शेफर्ड जो होता है वो उसके एम्बिशन, मतलब महत्वाकांक्षा और पावर से एक राजा बन जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ लाइन्स हैं, इज इट नॉट पासिंग ब्रेव टू बी किंग एंड राइड इन ट्रिम्फ थ्रू प्रिसेपोलिस। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स बिकॉज क्या कॉन्टेक्स्ट है मुझे पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे फेमस है, अक्सर पूछा जाता है, 100% याद रखना, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर फॉस्टस। क्या नाम है, डॉक्टर फॉस्टस। ये एक प्रकार की ट्रेजेडी है। एक ब्रिलियंट स्कॉलर है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, जिसका नाम था डॉक्टर फॉस्टस। उसकी कहानी है कि वो उसकी सोल, मतलब आत्मा को बेच देता है, किसको, डेविल को। कितने साल के लिए, 24 साल के लिए। और एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपनी आत्मा तक को बेच देता है। इतना क्यूरियस ये व्यक्ति था, नेक्रोमेंसी वगैरह में जाना चाहता है, काला जादू है, कुछ जो आत्माओं से बात करने का वगैरह है, उसमें ये करना चाहता था। और इसकी फेमस लाइन है कि वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न द टॉपल्स टावर्स ऑफ इलियम। कि क्या ये वही चेहरा था जिसकी वजह से हज़ारों जहाज़ जो निकल गए और इलियम के टावर्स वगैरह को गिरा दिया, ठीक है। याद रखना, ये सारे आपको याद रखने, ये इम्पोर्टेंट राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। आपको ये याद रखने वर्क सारे। द ज्यू ऑफ माल्टा, अक्सर पूछा भी जाता है, द ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है। एडवर्ड सेकेंड है, द मसाक एट पेरिस, डीडो क्वीन ऑफ कार्ट्रेज। और एक हाँ, ये ज़रूर याद रखना, उसकी पोएम्स है हीरो एंड लिएंडर, ये बहुत फेमस है, हीरो एंड लिएंडर। और
ये शेक्सपियर की जो एज यू लाइक इट है ना, उसमें भी हीरो एंड लिएंडर की एक लाइन है कि ही लव्ड नॉट हु लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, उसने प्यार ही क्या किया जिसने पहली नज़र में प्यार नहीं किया, ऐसी कुछ लाइन है उसमें। ही लव्ड नॉट हु लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। और दूसरा जो है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ये सारे क्रिस्टोफर मार्लो के हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक पढ़े सारे यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के जो फेमस राइटर्स थे वो ये थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है एलिजाबेथन एज के जो मास्टर्स थे, जो बहुत अच्छे फेमस और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो लिखा, वो लोग जो थे वो ये थे, जिसमें पहला है एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड स्पेंसर। और उसको पोइट्स पोइट कहा जाता है। पोइट्स पोइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी चीज़ें आसानी से सबको समझ में नहीं आती थी, ठीक है। कवियों का भी कवि था ये, ऐसा उसको माना जाता है। और क्योंकि उसकी मास्टर थी वर्स, और उसका जो प्रभाव था लेटर जनरेशन्स के ऊपर, एलेगरी और म्यूजिकल लैंग्वेज में इसका जो प्रभाव था, इसके कारण इसको पोइट्स पोइट कहा जाता है। क्या नाम है इसका? एडमंड स्पेंसर, ठीक है। इसका बहुत फेमस वर्क है जो है द शेफर्ड्स कैलेंडर, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1579। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो एक पेस्टरल पोइट्री है। पेस्टरल पोइट्री का मतलब होता है ग्रामीण जीवन की पोइट्री। पेस्टरल का मतलब होता है ग्रामीण, रूरल, ठीक है। और उस पोइट्री है, इसमें 12 जो है पोएम्स हैं, अलग अलग महीने के लिए अलग अलग पोएम्स उसने लिखे। 12 महीने होते हैं और 12 मंथ्स के लिए 12 पोएम्स उसने लिखी गई, ठीक है। For deeds do die, however nobly done, and thoughts of men do as they themselves decay. ये इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन जो है वो एक एपिक पोएम है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य जो होता है वो छोटी मोटी नहीं होते हैं, बहुत बुक्स में होते हैं, कई सारी बुक्स उसके लिए लिखी जाती हैं। तो फेरी क्वीन जो है वो एक महाकाव्य है, ठीक है। और ये भी एक ग्रैंड एंड एम्बिशियस एपिक रोमांस है, जो उसने क्वीन एलिजाबेथ को काफ़ी तारीफ इसमें की गई थी। कहीं इसलिए इसकी क्वीन एलिजाबेथ ने इसकी पेंशन भी शुरू कर दी थी, ठीक है। और दूसरी बात, वर्च्यूज़ वगैरह के बारे में बताया गया। वर्च्यूज़ का मतलब गुण, मनुष्य के गुण के बारे में नाइट्स के थ्रू, नाइट्स मतलब सैनिकों के थ्रू, दरबारियों के थ्रू इसको बताया गया है। अलग अलग दरबारियों के नाम होते हैं और उसमें अलग अलग वर्च्यूज़ मतलब गुण बताए जाते हैं। बहुत बड़ी है, इतना छोटा तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भाग है इसका, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, ये सब आपको 100% याद रखने, कोई इलाज नहीं है। फेरी क्वीन हो गया, शेफर्ड्स कैलेंडर हो गया, उसके बाद एमोरेटी हो गया, ये एमोरेटी, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सोनेट सीक्वेंस है। सोनेट सीक्वेंस है ये। और इसमें कितने सोनेट्स है, तो 89 सोनेट्स इसमें है। इन डेप्थ क्वेश्चन अगर पूछे तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि एमोरेटी में कितने सोनेट्स हैं, तो 89 सोनेट्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात, नेक्स्ट जो इसके वर्क्स हैं, देखो इसके तो सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना ये सब, ठीक है। इसके वर्क्स तो सारे याद रखना आप लोग, कि एपिथैलेमियन है, कई बार तो पढ़ना ही नहीं आएगा पहली बार तो। प्रोथैलेमियन है, उसके बाद कॉलिंग क्लाउड्स कम होम, एग्नी एंड, चलो ये तो ठीक है, ये दोनों ज़रूर याद रखना, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन, ये दोनों ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये बहुत फेमस वर्क्स में से एक है, पूछा जाता है ये, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट देखते हैं सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी ये भी बहुत फेमस राइटर हैं, क्यों ये सारे फेमस वाले ही हैं, ये अभी तक जितने भी पढ़ रहे हैं ना सारे फेमस ही हैं। तो एक तो इसको रेनेसा मैन कहा जाता है। किसको कहा जाता है रेनेसा मैन? तो सर फिलिप सिडनी को, ठीक है, क्योंकि ये कोर्टियर था, दरबारी था क्वीन एलिजाबेथ का, स्कॉलर था, विद्वान स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति था, सोल्जर था और एक पोएट था। और उसकी सारी लाइफ में उसने एलिजाबेथन एज को ग्लोरीफाई किया है, ठीक है। शायद पेंशन इसकी शुरू की थी ऐसा लगता है मुझे, आई एम नॉट श्योर, शायद इसकी ही शुरू की थी पेंशन। एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ ने इसको लाइफ टाइम पेंशन शुरू कर दी थी इसकी। हाँ, नेक्स्ट जो है इसका वर्क जो है, मोस्ट फेमस वर्क फिलिप सिडनी का, वो है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। और ये भी क्या है, एक सोनेट सीक्वेंस है। सोनेट सीक्वेंस का मतलब एक बुक जिसके अंदर कई सारे सोनेट्स लिखे गए हों, ठीक है। जैसे वो पहला था एमोरेटी, स्पेंसर का एमोरेटी जो था उसमें 89 सोनेट्स थे, वैसे वैसे कई सोनेट सीक्वेंस इन्होंने लिखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर सोनेट सीक्वेंस था इंग्लिश का। और ये जो है इमोशनल जर्नी बताता है एक लवर की और एक अनअटेनेबल लेडी की, ठीक है, जिसमें एक लाइन भी है कि फूल सेड माई म्यूज टू मी, लुक इन दाई हार्ट एंड राइट। म्यूज क्या होती थी? म्यूज एक प्रकार की देवियाँ होती थी, एंजल्स होती थी, जिनको वो लोग जब भी एलिजी वगैरह कोई लिखते थे तो सबसे पहले म्यूजेस को इनवाइट करते थे, ठीक है, म्यूज़ को याद करते थे। तो म्यूज़ देखो ये क्या कह रहा है, फूल, बेवकूफ़, मूर्ख, सेड माई म्यूज़ टू मी, मेरी म्यूज़ ने मुझसे कहा कि लुक इन टू दाई हार्ट एंड राइट, कि अपने दिल में देखो, अपने हृदय में देखो और फिर लिखो। तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो, अंदर देखो और फिर लिखो। दूसरा जो है दूसरा जो फेमस वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है। क्रिटिसाइज किया गया है पोएम्स को, मतलब जो क्रिटिसिज्म के हिसाब से लिखा गया है, आलोचना वगैरह की गई है। तो इसमें जो है फिलिप सिडनी जो है पोइट्री को डिफेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि कई पोइट्स का ये मानना होता है कि जो पोइट्री है मतलब कविताएं जो हैं वो सिर्फ प्लेजर के लिए लिखी जाती हैं। कविताएं जो हैं वो सिर्फ प्लेजर के लिए लिखी जाती है, उसमें कोई टीचिंग वगैरह नहीं होती थी। लेकिन इसने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि नहीं, पोएम्स आर फॉर बोथ टीचिंग्स एंड डिलाइट, आनंद के लिए भी है और टीचिंग्स के लिए भी है, अच्छा हमें सिखाती भी है। ऐसा इस बात को उसने डिफेंड किया था, ठीक है। तो एक बहुत ही फाउंडेशनल वर्क है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। और पोइट्री जो है, देखो ये डेफिनेशन, पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद दिस एंड टू टीच एंड डिलाइट, कि पोइट्री जो है वो एक प्रकार की बोलती हुई तस्वीर है जो पढ़ाती भी है और हमें आनंद भी प्रदान करती है, ठीक है। उसके कुछ फेमस वर्क्स, खासकर ये आर्केडिया याद रखना, प्रेम्ब्रोक्स आर्केडिया, द काउंटेस ऑफ प्रेम्ब्रोक्स आर्केडिया, द लेडी ऑफ मे, ये तो ठीक है, ये दोनों ज़रूर याद रखना, अपोलॉजी फॉर पोएट्री और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है। पब्लिकेशन ईयर्स का कोई ऐसा तो नहीं है, पूछे जाते हैं ऐसा, सेकेंड ग्रेड वगैरह की एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते इतने, ठीक है, लेकिन ध्यान में ज़रूर रख लेना, नज़र ज़रूर मारते रहना कि कब कौन सी चीज़ कब लिखी गई थी, पूछ ले तो पूछ भी ले। वैसे इसमें तो बहुत कम चांसेस हैं इस बात के। हाँ, अब आते हैं हमारे मोस्ट फेमस द बार्ड शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर को अपस्टार्ट करो किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने। किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने।
बाकी किसी का बर्थ ईयर याद रखो नहीं रखो, इसका याद ज़रूर रखना। 1564 टू 1616। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो क्या थी? 23 अप्रैल। अप्रैल 23। डेथ भी उसी दिन हुई थी और जन्म भी उसी दिन हुआ था। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि शेक्सपियर का आप पूछ भी ले गए। एक तो ग्रेटेस्ट राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार है। मेन क्यों जाना जाता है? नाटकों के लिए। कितने नाटक लिखे थे? 39 प्लेस। कितने? 39 प्लेस। इनको क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन। कितने प्लेस लिखे थे? 39 प्लेस और 154 सॉनेट्स लिखे थे। ठीक है, 154 सॉनेट्स। कई जगहों पे आपको 37 प्लेस भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें विवादित वगैरह हो जाती, इस वजह से ऐसा होता है। हाँ, उसके बाद उनकी 2 नरेटिव पोएम्स हैं, 2 ही हैं पोएम्स, तो नरेटिव पोएम्स हैं वो लंबी। कुछ इनके वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की रोमांटिक कॉमेडी है और मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर है। अलग अलग उसमें वो हो जाते हैं। फेमस लाइन है इसकी कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, कि सच्चे प्यार का रास्ता आसान नहीं होता। ये इसकी फेमस लाइन है। अभी तो एग्जाम का रास्ता इतना आसान नहीं तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अच्छा है, आप इस बहाने पढ़ने तो मिलता है ये सब चीज़ें, नहीं तो कौन पढ़ता है ये सब चीज़ें। ठीक है, हाँ। और दिस इज द टाइम यू विल मिस मोस्ट इन योर लाइफ, द टाइम ऑफ स्टडी, द टाइम ऑफ बीइंग स्टूडेंट्स, द टाइम ऑफ going to coachings and meeting with friends and talking to each other about the things. That is the time which you will miss most in your life. नौकरी के बाद तो आप आना जाना ही करोगे खाली। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो वर्क है रोमियो एंड जूलियट। सभी ने नाम तो सुना ही है, ये तो वर्ड फेमस है। किसी ने इंग्लिश लिटरेचर का नाम नहीं सुना, उसने भी ये ज़रूर सुना होगा, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, क्या है रोमियो एंड जूलियट? एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब जिसका अंत दुख से होता है। लास्ट में या तो कोई मर जाता है या उसकी पोस्ट चली जाती है या फिर कोई परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं है, बिछड़ जाता है, उस टाइप से। तो ये एक ट्रेजेडी है 2 यंग लोगों की जो प्रेम में पड़ जाते हैं, फैमिलीज़ नहीं मानती हैं, फैमिलीज़ की लड़ाई होती है, आखिर एक दूसरे के लिए उनको जान ही देनी पड़ती है। बहुत फेमस और बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन अभी मैं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा। बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़ना। पूरी नहीं पढ़ पाओ तो कहानी ज़रूर पढ़ना इसकी, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, हाँ। तो ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आउट दाउ रोमियो, रोमियो रोमियो कहाँ हो तुम रोमियो। ठीक है, फेमस बालकनी सीन जो है वो भी इसी का। आपने अक्सर ज़्यादा कुछ नहीं देखा होगा, एक इमेज ज़रूर देखी होगी जिसमें एक लड़की खड़ी है बालकनी के ऊपर और एक लड़का जो खड़ा है वो नीचे उस बालकनी से लटक कर खड़ा है और उससे बातें कर रहा है। तो वो सीन इसी फेमस प्ले का है। ठीक है, हेनरी फोर्थ। अब ये हेनरी फोर्थ ने 3-4 पार्ट इसके लिख डाले इसने। पार्ट 1 हो गया ने, ये सब इंग्लिश हिस्ट्री को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हेमलेट। हेमलेट जो है वो क्या है? एक प्रकार की रिवेंज ट्रेजेडी। हेमलेट, इसकी फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या करें ज़िंदगी में, रहें कि नहीं रहें, वो एक सवाल है। उलझन वाला, मतलब कन्फ्यूज्ड है वो। और ये जो था उसमें क्या होता है कि उसकी मदर, मतलब हेमलेट की मदर, किंग था हेमलेट,
उसकी मदर और उसके अंकल का अफेयर चल रहा होता है, ठीक है। इसमें शायद इंसेस्ट रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताया गया। इंसेस्ट का मतलब जो घर में ही कोई ऐसी रिलेशनशिप चले, इंसेस्ट रिलेशनशिप कहा जाता है उसको, तो उसके बारे में बताया गया। और उसके अंकल जो है उसके फादर का मर्डर कर देते हैं, क्योंकि उनका रिलेशन चल रहा होता है उसकी मदर के साथ, ठीक है, इस वजह से। तो उसका फिर वो बदला लेता है, उसके सामने पूरा प्ले, एक पूरी स्टोरी बताता है। जैसे ओम शांति ओम में वो रिक्रिएट नहीं करते, लास्ट में स्टोरी पूरी बनाते हैं, फिर से बताने की कोशिश करते हैं, वैसा इसमें भी वो करता है। और अभी की उसकी मूवी है, शाहिद कपूर की कोई मूवी है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, जो हेमलेट के ऊपर बनी है। वो पूरी जम्मू कश्मीर की शूटिंग है उसमें, आई डोंट रिमेंबर द नेम। देखी भी है मैंने लेकिन नाम याद नहीं। हाँ नहीं, हाँ हाँ, हैदर 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 मूवी जो है वो इसके ऊपर ही बनी है, हेमलेट के ऊपर बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो किंग लियर। किंग लियर भी एक किंग था, अपनी बेटियों को बुलाता है, सबको पूछता है कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो 2-3 बेटियां तो फेंकती हैं अच्छी खासी कि हम ऐसे न वैसे न। एक बच्ची बेचारी सिंपली जो बोल देती है कि जैसे एक लड़की को अपने फादर से प्यार करना चाहिए वैसे मैं तुमसे करती हूँ, ठीक है, तो उसको बेचारी को राज्य से निकाल देता है। फिर लास्ट में लड़ाइयाँ होती हैं, लास्ट में उसके पास ही आता है न, मर जाता है न, मतलब पूरी प्रकार से बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसकी हो जाती है, ठीक है। और देखो इसमें क्या, मिस जजिंग हिज डॉटर्स, उसकी डॉटर्स को मिस जज करता है, गलत समझता है वो, ठीक है। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ठीक है, कि हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ मतलब थैंकलेस हो, जो जिसको किसी चीज़ का एहसान नहीं हो, वो सांप के दांत से भी तीखा होता है, ऐसा उसका कहने का मतलब है, ठीक है, कि एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता का एहसान नहीं माने, वो कैसा होता है, सांप के दांत से भी खराब होता है, ठीक है, जो ग्रेटिट्यूड नहीं रखता हो, ऐसा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैकबेथ, ये भी एक ट्रेजेडी है। डेनमार्क का एक जनरल होता है, मैकबेथ नाम का होता है, उसके सामने 3 विचेस मतलब चुड़ैलें आती हैं, या ऐसी विचेस जिसको हम कह सकते हैं, वो आती हैं, प्रोफेसी करती हैं। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करती है उसके बारे में कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे। जैसे उसकी प्रोफेसी करेक्ट हो जाती है तो उसको, और दूसरी प्रोफेसी होती है कि तुम जो है वो किंग ऑफ डेनमार्क बनोगे, ठीक है, तो तुम किंग बनोगे। तो जैसे ही वो दूसरी प्रोफेसी सुनता है कि किंग बनेंगे, तो क्या करता है, वहाँ का जो किंग होता है डंकन, उसको उसका वो मर्डर कर देता है, ठीक है। और ये बहुत हॉन्टिंग उसके साथ चीज़ें होने लगती है, फिर डर जाता है काफ़ी। लेडी मैकबेथ का भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो इसमें एक फेमस लाइन है, देखो इसमें क्या क्या है। एक तो प्रोफेसी से उसका एम्बिशन जाग जाता है और टायरेनी की तरफ ले जाता है, तानाशाही की तरफ ले जाता है। और कुछ साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट्स हैं इसमें, जैसे वो एक वो टर्म थी ना, हिप, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, हिपोक्रेसी ऐसा कुछ, कौन सा वर्ड था, ठीक है वो बता देंगे आपको जब पढ़ेंगे। इसकी फेमस लाइन है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, it is a tale told by an idiot, full of sounds and furies signifying nothing। ये इसकी पूरी लाइन है, ठीक है। तो लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शेडो है, छाया है एक प्रकार की। एक पुअर प्लेयर है, पुअर प्लेयर मतलब हम, जो कोशिश करता है इधर उधर की, दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। स्टेज मतलब ये दुनिया, इस दुनिया के ऊपर कुछ अपने काम करने की कोशिश करता है, जनता को लुभाने की कोशिश करता है, वो हम है, ठीक है। उसके बाद सोनेट्स इसने लिखे थे, और कितने लिखे थे, कोई 1-2 नहीं, 150
4 सॉनेट्स। कई सारे सॉनेट्स जो है वो एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे, एक उसके कुछ सॉनेट्स जो थे मिस्टर WH करके उसका फ्रेंड था उसको डेडिकेटेड थे। ठीक है, तो ये कुछ सॉनेट्स हैं। फेमस जो उसका मेन सॉनेट है वो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से तुम्हारी तुलना करूं क्या, वो उसका फेमस है सोनेट। सोनेट नंबर 18 है, उसकी पहली लाइन है ये कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, दूसरी बात, इसको एक क्रम में अगर हम देखें तो ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं, मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं शेक्सपियर के, तो एक तो हेमलेट, ओथेलो। ओथेलो में भी वो अपनी वाइफ के ऊपर शक करता है। ठीक है, वाइफ के ऊपर शक करता है और उसको मरवा देता है वो। ठीक है, किंग लियर हो गई और मैकबेथ, ये इसकी और साथ में रोमियो एंड जूलियट, टाइटस, एंड्रोनिकस, जूलियस सीजर। ठीक है, वो उसकी जूलियस सीजर की फेमस लाइन है ना कि ब्रूटल इज नॉट, ऐसे कुछ लाइन है, आई डोंट रिमेंबर इट। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा और कॉरियोलेनस, ये जो है इसके फेमस ट्रेजेडीज हैं। शेक्सपियर के सारे वर्क्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान में ज़रूर रहना चाहिए, स्पेलिंग समेत याद रहे ना रहे, किसने लिखा है, शेक्सपियर ने ये लिखा है, रीडिंग करके आइडेंटिफाई कर लो, इतनी चीज़ हमारे अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉमेडीज़। कॉमेडीज़ का मतलब ये होता है जिसका अंत सुख से होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसको कॉमेडी कहते हैं। सब कुछ ठीक हो जाए अंत में, जैसे जो बिछड़े हुए प्रेमी है वो मिल गए, उनकी शादी हो गई, किसी को अपनी सत्ता प्राप्त हो गई, किसी को अपना शासन प्राप्त हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लास्ट में हैप्पी हो गए, खुश हो गए, उसको हम कॉमेडी कहते हैं। ठीक है, कॉमेडी का मतलब हंसने से नहीं है, यहाँ पे सुख का अंत से मतलब है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है, एक तो मिडसमर्स नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, रोज़ालिंड और ऑरलैंडो वाली। ठीक है, ये तो पढ़ी होगी सबने, एज यू लाइक इट तो पढ़ी होगी सबने। ट्वेल्थ नाइट, उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पोर्शिया वाली, मच अडो अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये सारी क्या है, कॉमेडीज हैं। हिस्ट्रीज क्या है, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 and 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, 1, 2 and 3, किंग जॉन, ये सब उसकी हिस्ट्री के प्लेज है। ठीक है, अब हमें तो ये, हमने तो कभी आज तक इनके बारे में खाली सुना है नाम, क्या है न क्या नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि नाम से ही बोरिंग लग रहे हैं। ठीक है, रोमांसेस कौन कौन से हैं, एक तो द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बलाइन और पेरिक्लेस, ये जो है इसके रोमांसेस हैं। ठीक है, और पोइट्री में, पोइट्री ज़रूर याद रखना, क्योंकि एक तो 154 तो सोनेट्स हो गए, इसके अलावा जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं वो 2 ही हैं खाली। कौन कौन सी, एक तो वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्री। रेप ऑफ लॉक अलग है, रेप ऑफ लुक्री अलग है, ध्यान रखना। रेप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पोप का है, रेप ऑफ लुक्री जो है कविता है। रेप ऑफ लॉक जो है वो है एक महाकाव्य है, एक एपिक है वो। ठीक है, और रेप ऑफ लुक्री जो है कविता का नाम है, पोएम का नाम है। हाँ हाँ, बेलिंडा की चोटी काट देता वो वाला ही है रेप ऑफ द लॉक, लेकिन ये अलग है इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द जैकोबियन एंड कैरोलाइन टाइटल्स, कि जो जैकोबियन एज से रिलेटेड थे। जैकोबियन एज मतलब कौन सी एज, किसकी एज, कौन से किंग की एज, जेम्स फर्स्ट की। कैरोलाइन मतलब चार्ल्स फर्स्ट की। ठीक है, अब क्या होता है अब आपको एक बात और बता दूं, हमने ज़्यादातर शेक्सपियर के बारे में ही पढ़ा है,
बाकी शेक्सपियर से कई महान महान नाटककार हुए हैं, खासकर ये बेन जॉनसन जैसे, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लिखा है। ठीक है, बेन जॉनसन ने तो बहुत अच्छा लिखा है। अब ये भी क्या था, एक कंटेम्परेरी था। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है पता है? समकालीन। क्या होता है? समकालीन मतलब उसके साथ में काम कर रहे थे, सब साथ में थे, साथ के थे, ये सब उसी एज में ये भी थे, वो भी थे, कंपटीशन था आपस में, इस टाइप के लोग थे। ठीक है, कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर। ही वॉज अ प्ले राइट, ये भी एक प्ले राइट था, एक पोएट भी था और एक लिटरेरी क्रिटिक भी था। क्रिटिक भी था ये बेन जॉनसन। और इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट जो था वो भी ये बेन जॉनसन था। पूछा जा सकता है हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, राष्ट्र कवि, पोएट लॉरेट जो राष्ट्र कवि के रूप में उपाधि देते ना, वो तो वो भी कौन था? बेन जॉनसन था। उसके बाद ही वॉज ए क्लासिसिस्ट हु वैल्यूड ऑर्डर। देखो शेक्सपियर ने कभी भी वैल्यू नहीं की थी, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। शेक्सपियर ने वायलेट किया था किसको? जो अरिस्टोटल ने जो यूनिटीज़ दी थी, यूनिटीज़ दी थी टाइम प्लेस एक्शन की, उसको शेक्सपियर ने हमेशा वायलेट किया था। मतलब उसने कभी भी, शेक्सपियर ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया था। शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ में आप देखोगे तो जो पोएटिक्स है अरिस्टोटल की, उसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको उसने क्या किया? वायलेट किया था, मतलब उससे आगे बढ़ा था वो। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? क्लासिसिस्ट था ये, उसने उन सारे रूल्स को फॉलो किया प्रॉपरली, ऑर्डर में उसकी वैल्यू की, उसका ऑर्डर फॉलो किया, रियलिज्म को अपनाया और मॉरल पर्पस को भी बरकरार रखा। एंड ही पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है वो क्या होता है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है? अब कॉमेडी बनती कैसे, पैदा कैसे होती है? ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में ये कंसेप्ट दिया गया है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। और कॉमेडी क्रिएट कैसे होती है? या तो उस व्यक्ति की चलने में कोई, अगर कोई लड़का है लड़की की तरह चलेगा तो कॉमेडी क्रिएट होगी या नहीं होगी? लड़का है एकदम बलखा बलखा के चल रहा है लड़कियों की तरह, तो कॉमेडी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? लड़का है उसकी आवाज़ लड़की की जैसी है तो कॉमेडी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो कुछ केमिकल्स जो होते हैं बॉडी में, उसका इम्बैलेंस जब हो जाता है तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बनता है, ह्यूमर्स उससे बनते हैं, एक कॉमेडी क्रिएट होती है। लेकिन लिटरेचर में कभी भी कॉमेडी को अच्छा नहीं माना जाता है, कॉमेडी से ज़्यादा ट्रेजेडी को अच्छा माना जाता है। ठीक है, ट्रेजेडी को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जब भी हमें कॉमेडी करनी होती है हमें किसी न किसी का मजाक बनाना पड़ता है, हमें किसी न किसी के बारे में कुछ बुरी चीज़ बोलनी पड़ती है, किसी के बॉडी शेमिंग करनी पड़ती है, किसी के लुक्स का मजाक उड़ाना पड़ता है, किसी की बिहेवियर का मजाक उड़ाना पड़ता है, किसी के ट्रेट्स का मजाक उड़ाना पड़ता है। इसलिए लिटरेचर की दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा जो क्रिटिक्स वगैरह होते हैं वो ट्रेजेडी को बेहतर मानते हैं कॉमेडी से। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी हमें क्या सिखाती है? एक तो हमारे अंदर डर पैदा करती, कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए। ट्रेजेडी देखने के बाद या पढ़ने के बाद क्या फीलिंग आती है? कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए, और इसलिए हमें मॉरलिटी की तरफ ले जाती है, इसलिए हमें सही रास्ते की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पॉपुलराइज किसने किया था? याद रखना, बेन जॉनसन। ठीक है, उसके बाद मेजर वर्क्स कौन से हैं इसके? तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, और ये एक सटायरिकल कॉमेडी है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात मेनली जो की थी वो इसमें, इस वाले प्ले में की गई थी। ठीक है, और देखो अब आप जब भी ये कॉमेडी या ट्रेजेडी ऐसा पढ़ो तो वो आपको कोई अलग से लिखना नहीं पड़ेगा कि वो प्ले है या ड्रामा है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमेडी या ट्रेजेडी है तो वो प्ले ही होगा, कुछ और थोड़ी होगा ऐसा। नेक्स्ट जो है वो है वोल्पोन। वोल्पोन
एक गिद्ध जैसा पक्षी जो होता है ना, उसकी जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपना के उसने लोगों की ग्रीड, उसकी लालच, उसकी लस्ट, लस्ट का मतलब उसको क्या कहें हम, काम वासना जिसको हम कह सकते हैं, लस्ट। उसके बाद सेंटर्ड ऑन अ रिच वेनेटियन मैन हु प्रिटेंड्स डाइंग टू ट्रिक हिज फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जो है वो मरने का नाटक करता है उसमें, ठीक है। और लोग जो हैं दूसरे उसके जो फ्रेंड्स जो हैं वो क्या पाना चाहते हैं, कोई उसका पैसा पाना चाहता है, कोई उसकी पत्नी को पाना चाहता है, कोई उसको क्या पाना चाहता है, ऐसा करके एक वोल्पोन नाम का नाटक इन्होंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द एल्केमिस्ट। ये एल्केमिस्ट अलग है, वो पाउलो वाला नहीं है, पाउलो कोहेलो वाला नहीं है ये, जिसमें वो लाइन है ना, वो फेमस लाइन है ना उसकी, ओम शांति ओम वाली, कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वो जो लाइन है वो एल्केमिस्ट की लाइन है, ठीक है, वो एल्केमिस्ट की लाइन है। मुझे एग्जैक्टली वो लाइन याद नहीं आ रही है कि लाइन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वही है कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो। लेकिन वो ये वाली एल्केमिस्ट नहीं है, वो पॉलो कोहेलो की है, वो जो एल्केमिस्ट है, वो जो लेटेस्ट नॉवल है, ये एक ड्रामा है, वो एक नॉवल है, ध्यान रखना दोनों में फ़र्क है। और ये एक प्ले है, ट्री ऑफ कॉनमैन हु एक्सप्लॉइट द ग्रीड ऑफ गिलिबिलिटी अ वाइड रेंज ऑफ लॉन्डनर्स एंड द फेमस लाइन इसकी जो है, आई विल हैव नो बॉर्ड्स बट डाइस एंड रैप्स, आई डोंट नो द मीनिंग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर वर्क्स, इनके याद रखना। ये तो ठीक है, बार्थोलोम्यू फेयर, सेजनस फॉल, कैथलाइनिस कॉन्स्पिरेसी, द साइलेंट वुमन, ये द साइलेंट वुमन याद रखना, द साइलेंट वुमन, ठीक है। और उसके कुछ मेजर पोइट्री कलेक्शंस हैं, जो एपिग्राम्स है, द फॉरेस्ट है, ठीक है। और जो एक मास्क लिखा है, मास्क का मतलब मुखौटा, ठीक है, मास्क भी लिखे जाते थे पहले, तो उसका नाम है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, ठीक है। मास्क ऑफ ब्लैकनेस याद रखना किसने लिखा है, ठीक है। करें ख़त्म करें आज या चलने दें? एनी प्रॉब्लम? आपको जाने में देर तो नहीं हो रही किसी को? चलने दें, पूरा कर लें इसको आज, थोड़ा ही, अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन वेबस्टर, ठीक है। जॉन वेबस्टर जो है, जॉन वेबस्टर जो है, टाइम देख लेना 1582 1634। ये एक मेजर जैकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं, फेमस फॉर हिज डार्क, कॉम्प्लेक्स एंड वायलेंट ट्रेजेडीज दैट एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ करप्शन एंड मैडनेस। तो जॉन वेबस्टर की भी कॉमेडीज, मतलब ट्रेजेडीज ऐसी खतरनाक वाली हैं, बदले वाली, और बिल्कुल मारकाट और ऐसी है खतरनाक वाली कॉमेडी इनकी। एक इसमें से है डचेस ऑफ माल्फी, याद रखना, बहुत फेमस है, द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा प्ले है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, उसके भाई उसके ऊपर काफ़ी शक करते हैं और उसके पीछे जासूस लगा कर रखते हैं, और उसके भाई ही फिर उसका कहीं अफेयर होता है और उससे उसके बच्चे वगैरह भी पैदा होते हैं, और वो लास्ट में क्या करते हैं, उसके भाई ही उसको मार देते हैं, उसको और उसके सारे बच्चों को भी, ठीक है, उसके प्रेमी को, उसके बच्चों को और उस लड़की को, सबको मार देते हैं वो। और उसकी एक फेमस लाइन है कि कवर हर फेस माइन आइज डेजल शी डाइड यंग, कि उसके चेहरे को ढक दो क्योंकि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, उसके चेहरे को ढक दो क्योंकि मेरी आंखें चौंधिया रही है, माई आइज डेजल शी डाइड यंग, वो बड़ी जल्दी मर गई, बहुत कम उम्र में मर गई, जबकि मरवाया उन्होंने ही था, लास्ट में उनको रियलाइज होता है। तो डचेस ऑफ माल्फी, इसके सारे वर्क्स याद रखना, द वाइट डेविल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और द डेविल्स लॉकेज ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 ही लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो तीनों आप याद रखना, जॉन वेबस्टर के, ठीक है।
नेक्स्ट जो है टॉमस मिडल्टन। टॉमस मिडल्टन जो है वो एक काफ़ी अच्छा रेप्यूटेड ड्रामेटिस्ट था इस एरा का, जैकोबियन का, ठीक है। और इसने भी सिनिकल सटायर और डार्क ट्रेजेडी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसका एक याद रखना मेन, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। क्या नाम है? द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। ये भी एक प्रकार की रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। और ये इसका सबसे फेमस है, यही मेन है इसका, ठीक है। हाँ, और एक ये भी द चेंजलिंग, ये अक्सर पूछा भी जाता है, द चेंजलिंग। तो ये दोनों वर्क्स आप इसके याद रखना। और अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, वो विमेन बी वेयर विमेन, अ मैड वर्ड, माई मास्टर्स, द रोरिंग गर्ल, ये सब इसके फेमस वर्क्स हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे याद रखना है? अगर आप इसको लिखोगे भी सही तो कैसे लिखोगे कि एलिजाबेथन एज के राइटर्स, खाली राइटर का नाम लिख दिया, उसके नीचे पॉइंट्स में वर्क्स उसके सारे लिख दिए और बार बार उसको पढ़ते जाना है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, बार बार पढ़ते रहोगे ना तो याद ज़रूर हो जाएगा, बार बार जब कोई चीज़ आपके सामने आएगी। उसके बाद ब्यूमेंट एंड फ्लेचर की जोड़ी है, ये साथ ही अक्सर लिए जाते हैं इनके नाम। जैसे वो अपने वो कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है ना, विशाल शेखर और ऐसी, तो उनकी जैसे जोड़ी है वैसे इनकी भी है कि ब्यूमेंट एंड फ्लेचर, तो हाईली सक्सेसफुल कोलैबोरेटिंग पेयर ऑफ जैकोबियन प्लेराइट्स। ये कोलैबोरेटिंग है, इनके दोनों के वर्क्स हमेशा कैसे शामिल होकर लिखे जाते थे, ठीक है, साथ में। दे आर क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द जॉनर ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी का जॉनर किसने फेमस किया था? इन दोनों ने। ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? जिसमें कॉमेडी भी हो और ट्रेजेडी भी हो, ठीक है, वो ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है। और सीरियस प्लॉट्स को हैप्पीली एंड किया जाता है। जैसे आपने पढ़ी होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कैसे सीरियस प्लॉट होता है, उसको लास्ट में हैप्पीली एंड किया गया है, वैसे ये भी इसके लिए फेमस थे, ठीक है। और इनका जो फेमस वर्क है वो है फिलास्टर और लव लाइज अ ब्लीडिंग, ये इनका एक फेमस वर्क है। दूसरे जो वर्क्स हैं, द मेड्स ट्रेजेडी, अ किंग एंड नो किंग, द नाइट ऑफ बर्निंग पैसल, ये इसके खास हैं। हाँ, मैं जो कह रहा था वो ये था, फ्लेचर ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर ऑन द टू नोबल किंग्समैन एंड हेनरी। ये शेक्सपियर के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है, ठीक है। इन्होंने फ्लेचर ने शेक्सपियर के साथ भी कोलैबोरेट किया था, जिसमें द टू नोबल किंग्समैन एंड हेनरी एट्थ, ये वाले जो शेक्सपियर के प्लेस जो थे उसमें किसका थोड़ा बहुत सहयोग किसका भी है? तो फ्लेचर का भी है, वो याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन फॉर्ड। जॉन फॉर्ड जो एक कैरोलाइन ड्रामेटिस्ट था, मेलनकलिक प्लेस के लिए, मेलनकलिक का मतलब होता है उदासी से भरे हुए। कैसे होते हैं? उदासी से भरे हुए। उन प्लेस के लिए फेमस था। और ये सेंसेशनल थीम्स और साइकोलॉजी कल कैरेक्टर्स इसमें काफ़ी उसने लिए हैं। ये ज़रूर याद रखना, बहुत फेमस ये वर्क है। ये खुद इतना फेमस नहीं जॉन फॉर्ड, लेकिन ये वर्क बहुत फेमस है। इट इज़ पिटी दैट शी इज़ अ होर। होर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, ठीक है। इट इज़ पिटी दैट शी इज़ अ होर। तो ये एक ट्रेजेडी है और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो है द ब्रोकन हार्ट, ठीक है, ये तो ब्रोकन हार्ट तो ठीक है, लेकिन वो ज़रूर याद रखना, इट इज़ पिटी दैट शी इज़ अ होर। उसके बाद द पर्किन वेब्रेक लव सेक्रीफाइस, ये तो ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो है ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इट टुमारो, ठीक है, ओके। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग अजहर।